पिछले भाग में हम अभी तक पढ़ चुके थे कि जो हीरा और मोती बैल हैं वो एक खेत में, अच्छा मटर का खेत था जो, उसमें बड़ी ही आज़ादी से चरते हैं और उसके बाद जब पेट भर जाता है तो दोनों मस्ती करने लगते हैं। उसी दौरान वहाँ पर एक सांड पहुँच जाता है, तो वो देखते हैं कि ये तो एक बहुत विशाल और ताकतवर सांड दिखता है, अब ज़रूर हम दोनों की पिटाई होने वाली है। अब वो ये सोचते हैं कि क्या किया जाए, तो वो उन मन में विचार आता है कि क्यों ना हम दोनों इससे एक साथ भिड़ें। तो यहाँ से पढ़ते हैं, उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेड़ता हूँ और तुम पीछे से रगेदो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। उन्होंने सोचा कि इसमें जान का जोखिम है लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा नहीं था। अब सांड भी एक एक बैल या एक एक अपने दुश्मन से एक एक करके लड़ने का अभ्यस्त था, उसको आदत थी एक से एक लड़ने की, लेकिन दो दो एक साथ आ जाए तो इस चीज़ का उसको कोई भी नॉलेज नहीं था कि उनसे कैसे निपटना है। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। मतलब जैसे ही उसने हीरा पर अटैक किया, मोती ने उसको पीछे से चोट कर दी। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो वो मोती की तरफ मुड़ गया, तो हीरा ने रगेदा। जब मोती की तरफ मुड़ गया तो पीछे से हीरा ने मार दिया। इस तरह सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, मतलब ये दोनों भी बहुत मजे हुए थे, उसे वह अवसर ना देते थे और उसको इस तरह का कोई अवसर नहीं दिया जाता था। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। एक बार तो सांड ने सोचा कि अब मैं हीरा का अंत कर ही दूंगा। इस तैयारी से वो हीरा की तरफ बढ़ा तो बीच में ही मोती ने उसको रोककर बगल से आकर उसके पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। जैसे ही उसने जो हीरा था उसकी ओर अटैक किया, तो मोती था तो उसकी ओर अटैक किया, तो हीरा ने उसको बगल से आकर उसको सींग चुभो दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और फिर दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया। इस तरह वो परेशान होकर जख्मी होकर भाग गया और इन दोनों मित्रों ने भी मिलकर उसको दूर तक पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर गया। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। अब इस तरह दोनों ने उसको हरा दिया और दोनों विजय के नशे में, मतलब एक उन्माद होता है, जीत का एक नशा होता है, उसमें दोनों झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग ना चलाना चाहिए, सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। तो दूसरे ने कहा कि इस तरह मारना चाहिए अपने दुश्मन को कि वो फिर से दोबारा उठने की हिम्मत ना करे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी दो ही चार ग्रास, मतलब दो चार बार ही उसने कुछ खाया था कि दो आदमी लाठियाँ लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। और दोनों मित्रों को हीरा के मना करने के बाद भी मोती खेत में चला गया। हीरा तो मेड़ पर ही खड़ा था, निकल गया, इसलिए वो बच गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, ना भाग सका। वह उन लोगों से बचकर भाग नहीं सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। जब हीरा, जो कि मेड़ पर था और आसानी से भाग गया था, उसने देखा कि उसका जो साथी है, मित्र है मोती, वो संकट में, मतलब वो फंस गया है, इसलिए उसको देखकर वो वापस लौट आया। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, और उसने अपने मित्र को बचाने के लिए अपने आप को भी मुसीबत में फंसा दिया। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। ये है दोस्ती का एक बहुत अच्छा उदाहरण कि हीरा निकल तो गया था बच के, लेकिन उसने देखा कि उसका जो दोस्त है मोती, वो मुसीबत में फंस गया। उसको लोगों ने, उसको जो रखवाले थे उन्होंने पकड़ लिया है, तो वह भी अपने मित्र के साथ हो लिया, मतलब वह भी मुसीबत
के पास वापस आ गया। वो चाहता तो भाग सकता था, लेकिन जब उसने अपने मित्र मोती को देखा कि वो उसको पकड़ लिया है तो वो भी उनके पास ही आ गया। इस तरह दोनों बैलों को उन रखवालों ने पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस वह स्थान होता है जहाँ पर आवारा जानवरों को जाकर बंद कर दिया जाता है, ठीक है, उसको कांजी हाउस कहते हैं। पाठ का जो चौथा भाग है यहाँ से स्टार्ट होता है, वो कुछ इस तरह है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी नहीं मिला। साबिका मतलब कुछ ऐसा वक्त पड़ा कि सारा दिन तो बीत गया लेकिन कुछ खाने को एक तिनका भी नहीं मिला, मतलब उनको कुछ खाना नहीं मिल पाया। समझ ही में नहीं आ रहा था यह कैसा स्वामी है। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा स्वामी है जो हमें बंद तो किए लेकिन हमें कुछ खाने पीने को नहीं दे रहा है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। अब इसके पहले वो कभी कांजी हाउस में गए नहीं थे, तो उन्होंने ये सोचा कि ये भी कोई हमारा मालिक ही है जिसने हमें यहाँ पर बंद कर रखा है, तो जिसने उनको खाना भी नहीं दिया है। तो उन्होंने कहा कि इससे अच्छा तो वो गया ही था, है ना, कम से कम उसको सूखा भूसा तो दे देता था। यहाँ कई भैंसें थीं, यहाँ इनके साथ साथ कई भैंसें थीं, कई बकरियाँ थीं, कई घोड़े थे, कई गधे थे, पर किसी के सामने चारा नहीं था। लेकिन किसी को भी कुछ खाने के लिए नहीं दिया गया था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे, सब जमीन पर लेटे हुए थे मुर्दों की तरह, जैसे उनमें कोई हिम्मत ना हो, उनमें कोई चेतना है, उनमें कोई जान ना हो। क्यों? क्योंकि उनको कुछ भोजन के लिए नहीं दिया गया था, शायद वो कमजोरी के कारण ही पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। बहुत से जानवर ऐसे हो गए थे जो कमजोरी के कारण खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की और टकटकी लगाए ताकते रहे। जो पूरा दिन जो मित्र थे वो फाटक की ओर टकटकी लगाए, मतलब फाटक की ओर इंतजार करते रहे कि कोई तो आएगा, कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया, ठीक है। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती, लेकिन इससे उनको कोई संतुष्टि नहीं मिलने वाली थी। दीवार चाटने से उनको कोई तृप्ति या उनका जो पेट है वो नहीं भरने वाला था। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। अब जब दोनों का दिन भर भूखे प्यासे दिन निकल गया तो रात का समय, रात उनसे कट नहीं रही थी। अब उनका जो सब्र का बांध था वो टूट गया और हीरा ने इसके बाद मोती से कहा कि मोती अब नहीं सहा जाता। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे प्राण निकल ही रहे हैं। वो भी भूख का अनुभव कर रहा था। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। और उन दोनों ने आपस में बात की कि यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालते हैं, आओ दीवार तोड़ डालें। और बातचीत में ये डिसाइड हुआ कि चलो दीवार तोड़ते हैं, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। मोती ने कहा, मुझसे कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर करते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, अपनी नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। जो हीरा था वो बहुत मजबूत था, बहुत ताकतवर था। जो उसके नुकीले दांत थे, उसने उन नुकीले दांतों के माध्यम से दीवार पर जोर से प्रहार किया, जिससे मिट्टी का, क्योंकि मिट्टी की दीवारें होती थी उस समय, तो मिट्टी का एक चिप्पड़ मतलब एक हिस्सा निकल गया, टूट गया। फिर तो उसका साहस बढ़ा, मतलब इतना जब हुआ तो उसको और हिम्मत आ गई। उसने देखा कि हाँ दीवार टूट जाएगी। इसने दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसने दौड़ के आया और दीवार पर बार बार प्रहार किया, चोट की, और जो दीवार थी वो थोड़ी थोड़ी टूटने लगी। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। उसी समय जो कांजी हाउस का चौकीदार था वो लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने मतलब हाजिरी का मतलब वो होता है जब आप लोग क्लास में जाते हैं तो अटेंडेंस होती है बच्चों की, है ना। तो वहाँ पर देखा जाता है 10 में से कितने बच्चे आए हैं, 15-20 में से, मतलब जो भी बच्चों की संख्या होती है उस में से कितने बच्चे आए हैं और कितने नहीं आए, तो ये हाजिरी होती है, अटेंडेंस बोलते हैं जिसको। तो ऐसा ही वो चौकीदार चेक करने के लिए आया कि यहाँ पर बंद कितने जानवर, यहाँ पर अभी जानवरों की संख्या कितनी है यहाँ जो बंद है, ठीक है। तो वो देखने के लिए आया लालटेन लेकर। तो हीरा का उजड्डपन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए। अब देखा कि हीरा जो है वो बहुत उधम कर रहा था, तो ये देखकर उसने उसको कई डंडे रसीद किए, मतलब मारे, और मोटी सी रस्सी से बांध दिया, और उसको मोटी सी रस्सी से बांध भी दिया कि ये बहुत उधम कर रहा है।
मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। मोती ने उससे कहा, आखिर मार पड़ी और क्या मिला? तो उसने कहा, अपने बूते, मतलब मैंने अपनी ताकत से, जो मेरे पास जो ताकत थी, मैंने उससे अपना जोर तो लगा दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ जा कर। मतलब उसने, मोती ने उसको कहा कि ऐसा जोर लगाने का क्या फ़ायदा कि तुम और ज़्यादा बंधन में पड़ गए। पहले तो रस्सी नहीं बंधी थी, अब तो रस्सी बांध दी गई तुम्हें। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। उसने कहा कि जोर तो मैं अब भी मारूंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। मतलब वो अपने इरादों का पक्का था, वो उसको कोई भी बंधन उसकी आज़ादी के मार्ग में नहीं आ सकता था। जान से हाथ धोना पड़ेगा। जान से हाथ धोना एक मुहावरा है, तो जान से हाथ धोना मतलब मरना पड़ेगा। मोती ने उससे कहा कि यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ परवाह नहीं, हीरा ने कहा, मुझे कोई चिंता नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यहाँ यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। उसने सबके बारे में सोचा, सबकी आज़ादी के बारे में सोचा। ना केवल वो हीरा, ना केवल वो अपनी और मोती की आज़ादी चाहता था, बल्कि उसने देखा कि यहाँ पर हम जैसे कितने बकरियाँ, गाय, बैल, भैंस, है ना, ये सब बंद हैं और सब अधमरे से हो गए हैं। किसी को अभी यहाँ पर भोजन नहीं नसीब हुआ है। यदि 1-2 दिन और यहाँ पर बंद रहे तो ये सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती को उसकी बात जम गई। उसने कहा कि ऐसा है तो चलो मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी तरह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। जैसे हीरा ने मारा था सींग, वैसे ही मोती ने ही मारा, उससे भी थोड़ी सी मिट्टी गिरी, जिससे मोती की हिम्मत बढ़ गई। फिर तो वह दीवार में सींग लगा कर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। फिर तो उसको दीवार ऐसे लग रही थी जैसे वो किसी कॉम्पिटिटर से, मतलब किसी अपने शत्रु से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। आखिर लगभग 2 घंटे की कोशिश के बाद जो दीवार थी लगभग 1 हाथ गिर गई। ऊपर की ओर से 1 हाथ टूट गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई। आधी दीवार जो है गिर पड़ी। अब तक मोती अपने प्रयास से आधी दीवार गिरा चुका था। दीवार का कहना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। जैसे उन्होंने देखा कि दीवार जो है वो आधी गिर गई है, तो जो जानवर थे जिनका ध्यान उस तरफ गया, ऐसा लगा जैसे उनमें जान आ गई हो। उनको अपनी आज़ादी पास में आती हुई दिखी। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली। जो 3 घोड़ियाँ उसमें बंद थीं वो सरपट भाग निकली। फिर बकरियाँ निकली। जैसे ही जो दीवार टूटी, पहले 3 घोड़ियाँ बाहर निकल गईं, फिर बकरियाँ निकल गईं, इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं। इसके बाद धीरे धीरे भैंसें भी वहाँ से निकल गईं। पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। पर जो गधे थे वो अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। गधा को बुद्धिहीन कहा जाता है, उसको दिमाग, अक्ल जो है उसकी बाद में चलती है। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं। उसने फिर से एक अनुमान लगाया कि यदि हम लोग फिर से पकड़ गए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। उसने उसको बताया कि तो इससे क्या होगा, अभी तो तुम्हें भागने का अवसर मिल रहा है, भागने के लिए, आज़ादी के लिए अभी से प्रयास करो, ठीक है। बाद में पकड़े जाओगे वो भविष्य की अनिश्चितता है, वो निश्चित नहीं है, लेकिन अभी तो तुम्हारे पास अवसर है, उसका फ़ायदा लो, उसका लाभ लो। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। उन गधों ने कहा कि हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। और वो डरते हुए उन्होंने कहा कि हम तो बहुत डरते हैं, हम तो यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या ना भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जो गधे थे वो अभी खड़े हुए थे और बस यही विचार कर रहे थे कि हम जाएं कि ना जाएं। और जो मोती था वो अपने दोस्त की रस्सी को तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। उसने कहा उससे कि तुम जाओ और मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं फिर से मुलाकात होगी। और उसने अपने मित्र मोती से कहा कि जो तुम्हें आज़ादी मिल रही है, तुम मेरे पीछे यहाँ मत रुको, किस्मत रही तो हम आगे फिर कहीं मिल जाएंगे। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? मोती ने
अपने मित्र के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, अपना प्रेम प्रकट करते हुए कहा कि तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा, हम और तुम इतने दिनों तक एक साथ रहे, हमारे अंदर जो एक दूसरे के प्रति भाईचारा पनप गया, क्या उसके बाद भी मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? तुमने ऐसे कैसे सोच लिया? आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? ऐसा नहीं कर सकता। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। मोती ने गर्व से अपने भाई, अपने मित्र हीरा से कहा कि मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं कि मुझे मार पड़े या फिर कुछ भी हो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। कम से कम मेरे इस प्रयास से जो दूसरे निरीह जानवर थे उनकी जान बच गई, कम से कम उनका आशीष या उनकी दुआएं तो मुझे मिल ही जाएंगी। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। मतलब उसने सोचा कि ये गधे ही यहाँ क्यों पड़े हुए हैं, इसलिए उसने अपने सींगों के बल से उन दोनों गधों को बाड़े से बाहर निकाला और अपने दोस्त, इसके बाद जब वहाँ कोई और जानवर नहीं बचा, बस हीरा और मोती ही बचे, तो वो अपने मित्र हीरा के पास आकर सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची। सुबह होते ही जो मुंशी था वहाँ का और चौकीदार था और अन्य कर्मचारी थे, उनमें खलबली मच गई। उनको लगा कि अरे ये दीवार कैसे टूटी और यहाँ के जानवर कहाँ गए। इसके लिखने की ज़रूरत नहीं। लेखक कहता है कि वहाँ इस तरह की खलबली मची कि जिसको मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं, आप लोग समझ ही गए होंगे। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। जो हरकत थी वो मोती ने की थी, ऐसा लोग समझ गए वहाँ के जो कर्मचारी थे, और उन्होंने मोती की बहुत पिटाई की और उसको भी हीरा की तरह ही मोटी रस्सी से बांध दिया गया। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कूलों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। जो व्यक्ति था उसने उन दोनों के जो कूल्हे थे उन पर उंगली रखकर मुंशी से कोई बात की। ऐसा करते हुए देखकर जो मित्र थे, हीरा और मोती थे, उनके दिल कांप उठे, वो डर गए। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है? उनके दिमाग में यह प्रश्न आया कि वह कौन है और हमें क्यों टटोल रहा है, मतलब हमारी जांच क्यों कर रहा है। इस विषय में उन्हें कोई संदेह ना हुआ, इस बात पर उनको कोई डाउट नहीं हुआ, कोई शंका नहीं हुई। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। दोनों ने एक दूसरे को भीत मतलब डरी हुई आंखों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान ना बचेगी। हीरा ने जो गया था झूरू का साला, उससे कहा, उसके बारे में सोचते हुए कहा कि हम उसके घर से बेकार ही भागे, अब हम बच नहीं पाएंगे यहाँ पर। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। कहा यह जाता है कि जो ईश्वर हैं वो सभी को दया करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर उनकी दया कब होगी। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है, चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। और उसने बोला कि भगवान के लिए हमारा मरना और जीना दोनों बराबर ही हैं, चलो अच्छा ही हुआ, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे, चलो कुछ समय के लिए ईश्वर के पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब क्या अब ना बचाएंगे? क्या अब हमें वो नहीं बचाएंगे? एक आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। जब दोनों ने ईश्वर पर अपना विश्वास जताया तो उनको लगा कि अब हमें ईश्वर बचा ही लेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब क्या नहीं बचाएंगे? तो उन्होंने कहा कि ईश्वर हमें जरूर बचाएंगे। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी ना किसी के काम आ जाएंगे। जब मोती ने कहा कि अब यह आदमी हमारे ऊपर छुरियाँ चलाएगा, मतलब छुरी चलाएगा अर्थात हमें मार डालेगा, तो हीरा ने कहा क्या चिंता की बात है, जो हमारा मांस है, हमारी खाल है, सींग है, हड्डी है, सब किसी ना किसी काम आ ही जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। अब जो दड़ियल उनको देखने के लिए आया था, दाढ़ी वाला व्यक्ति, वो उन दोनों को ले गया। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, मतलब दोनों का जो हृदय था वो बहुत डर रहा था। बेचारे पाँव तक ना उठा सकते थे, बेचारे पाँव तक नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि उनको
ना भोजन दिया गया था और मार भी पड़ी थी सो अलग। पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, लेकिन डर के मारे गिरते बैठते, उठते बैठते, गिरते पड़ते वो आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। क्योंकि जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था उनके थोड़े से भी धीमा होने पर उनको तुरंत एक डंडा मार देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा कागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई अब बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। जो रास्ते में जा रहे थे उन्होंने देखा कि कुछ जानवर अच्छे उसमें चल रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि कितने स्वार्थी हैं लोग, ये देख रहे हैं कि बधिक ने हम दोनों को पकड़ लिया है तो भी किसी को चिंता नहीं कि हमें छुड़ाए। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। उनको लगा कि ये वही रास्ता है जिससे हम दोनों आए थे। मतलब उनको उस रास्ते की पहचान हो गई। उनको वही खेत, वही बाग और वही गांव मिलने लगे। ऐसा देखकर उनके अंदर जान आ गई और उनकी जो थकान थी वो दूर हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। उन्होंने सोचा कि ये लो, अपना ही हार मतलब अपने ही खेत आ गए। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे। यही कुआं है और यही वो कुआं है जिस पर हम पुर मतलब हल चलाने के लिए आया करते थे।